लता देवी ने अपने घर पर लगाम कस रखी थी। उनका बेटा और बहू उनकी हर बात माना करते थे। बेटा कुमार वैसे तो काम धाम करता था, पर माँ के लिए वो बिल्कुल नालायक था। तुझे मैंने कल दर्जी के यहाँ से कपड़े लाने बोले थे, क्या हुआ उसका? वो माँ, कल मैं बहुत लेट आया था, इसीलिए जा नहीं पाया। किसी काम का नहीं तू, जब से शादी हुई है एक काम नहीं करता तू, और तेरी पत्नी, उससे तो काम बोलना ही गुनाह है। आज काम बोलूंगी तो हफ्ते भर बाद होगा। माँ जी, मैं आपकी हर बात तो मानती हूँ। हाँ हाँ, पता है मुझे कितनी बात मानती हो। अगर मेरी इतनी ही बात मानती तो ऐसे उल्टे जवाब ना देती। हमारे समय में हम अपनी सास से बात करने को भी डरते थे, और एक तू है। कुमार और उसकी पत्नी कितना भी कुछ कर ले, पर उसकी माँ कभी खुशी नहीं होती थी। कविता का जन्मदिन था। कुमार उसके लिए केक लेकर आया। हैप्पी बर्थडे, ये लो, जल्दी जल्दी खा लो, माँ देखेगी तो बरस पड़ेगी। उन दोनों ने मिलकर केक खाया। बस केक? मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए? मैंने बहुत सोचा कि तेरे लिए क्या लूं, फिर सोचा कि जो पैसे बचाए हैं तुझे दे देता हूं, तो खुद अपनी पसंद से कुछ ले ले। कुमार ने अपनी बीवी के हाथ में 2000 रुपए रखे। ये तो बहुत है, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक सिलाई मशीन खरीद लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें कपड़े सिलने का कितना शौक है। हम शाम में मशीन खरीदने जाएंगे। पर पहले माँ को कुछ मत बताना। ठीक है। शाम के समय कविता और कुमार सिलाई मशीन खरीदने पहुंचे। उस दुकान में कई तरह की मशीन थी, पर कविता को जो अच्छी लगी वो एक पुरानी मशीन थी। ये वाली अच्छी है, इसका क्या दाम है? ये तो बहुत पुरानी है मैडम, 1000 रुपए की है। इससे बहुत अच्छी मशीन्स हैं यहाँ, आप कोई और देख लीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो यही पसंद है। ठीक है मैडम। कुमार ने सेल्समैन को 1000 रुपए दिए और वो मशीन ले ली। वो लोग वहाँ से निकल गए। तुमने तो मेरे पैसे बचा लिए। अभी बाकी का सामान लेना तो बाकी है, धागे, कपड़े वगैरह। चलो वो ले लेते हैं। वो लोग दूसरी दुकान में गए और वहाँ उन लोगों ने सिलाई का सामान खरीद लिया। जब वो लोग घर पहुंचे तो माँ उनका इंतजार कर रही थी। कहाँ गए थे तुम दोनों, और ये सिलाई मशीन क्यों खरीदी? अरे माँ, ये खरीदी नहीं, मेरे दोस्त के पास पड़ी थी, उसने मुझे फ्री में दे दी। हाँ। मैं भी सोचूं तो इतनी पुरानी भंगार मशीन क्यों खरीदेगा? वो कविता को सिलाई करनी थी, इसलिए कुछ सामान भी खरीद लिया। अच्छा है, बीवी के लिए पैसे हैं तेरे पास, माँ मांगे तो बुरा। अरे माँ, कैसी बात करती हो? लता देवी ने फिर से अपने बेटे और बहू को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। रात को कुमार और कविता ने वो मशीन शुरू की। देखो इसकी सिलाई कितनी अच्छी है। तुम खुश हो ना? इतना मेरे लिए काफी है। कविता मशीन चला ही रही थी कि उसकी सास चीख पड़ी। अरे बंद करो खटर पटर, ये कोई समय है क्या मशीन चलाने का? एक नई चीज ले आए हैं मेरी नींद हराम करने के लिए। जी माँ जी, बंद कर रही हूँ। कविता ने मशीन को हॉल में रख दिया और फिर कविता और कुमार अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को वो मशीन अपने आप चलने लगी। वहाँ जो कपड़ा रखा था वो उसमें सिल रहा था। लता की नींद खराब हो रही थी। अरे बंद करो मशीन को, बंद करो। लता उठकर हॉल में आई तो उसने देखा कि मशीन तो बंद थी। अरे ये मशीन तो बंद है, तो मुझे आवाज कहाँ से आ रही है? शायद मेरा वहम हो। लता फिर से अपने कमरे में चली गई और यहाँ मशीन वापस शुरू हो गई। मशीन अपने आप कपड़े सिले जा रही थी। अगली सुबह जब कविता और कुमार हॉल में आए तो दोनों दंग थे। वहाँ रखे हुए कपड़े बहुत ही सुंदर ड्रेस में बदल चुके थे। ये तुमने कब सिले? मैंने कहाँ सिले, मैं तो अभी उठी हूँ। तुम्हारे अलावा कौन सिलेगा? तभी कुमार की माँ वहाँ आई। तुम लोगों ने जीना हराम कर रखा है। रात भर इस मशीन की खिटपिट से मैं सो नहीं पाई। पर माँ, कविता ने मशीन चलाई ही नहीं। तो क्या कोई भूत चला रहा था? तू अपनी पत्नी की तरफदारी ना किया कर। लता कुमार और कविता पर बरस पड़ती है। मैं ये मशीन ही फेंक दूंगी। जैसे ही लता ने मशीन को हाथ लगाया उसे बिजली का झटका लगा। बचाओ बचाओ। कुमार ने अपनी माँ को खींचा और वो बेहोश हो गई। कुमार और कविता दोनों दंग थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस मशीन में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। पूरा दिन कविता और कुमार लता के पास बैठे रहे और उसकी सेवा करते रहे।
अगले दिन जब लता को होश आया तो वो बहुत ही डरी हुई थी। इस मशीन में कुछ गड़बड़ है, तो इस मशीन को घर से बाहर ले जा। ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगा। जब मशीन देने के लिए कविता ने उस मशीन को उठाया तो अचानक सब कुछ बदल गया। कविता अजीब ढंग से बोलने लगी, ये मशीन कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, दर्जी मास्टर। दर्जी मास्टर? अरे मजाक मत करो कविता, लाओ ये मशीन मुझे दो। कुमार ने वो मशीन कविता के हाथ से लेने की कोशिश की और फिर कविता ने कुमार को उठाकर पटक दिया। तू मेरी मशीन को हाथ लगाएगा? इतनी तेरी हिम्मत? कविता का ये रूप देखकर कुमार और लता दोनों डर गए। कुछ देर बाद कविता बेहोश हो गई। जब कविता को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। कुमार और लता परेशान थे। रात को सोने के बाद कविता वापस कपड़े सिलने बैठ गई। लता ने चुपके से झांकने की कोशिश की। ए बुढ़िया, यहाँ। कविता बेटा। कविता बेटा? इतना प्यार? अब तक तो इस बेचारी लड़की पे जुल्म ढा रही थी, अब क्या हुआ? दर्जी मास्टर को देखकर डर गई। डरना भी चाहिए। लता भागकर अपने बेटे के पास गई। वो दर्जी फिर से आ गया। अब क्या करें माँ? ए माँ बेटे, बाहर आओ, मुझसे बात करो मुझसे। दोनों डरे हुए बाहर आए। ए हिटलर सास, तूने आज तक इन दोनों को अपनी उंगलियों पे नचाया है, लेकिन अब से ये सब नहीं होगा, समझी? समझी या तुझे समझाऊं? नहीं, मैं समझ गई। मैं बुरा आदमी नहीं हूं, ये मेरी मशीन है, मेरी जान। मैंने आखिरी सांस भी इसी मशीन पर ली थी, इसीलिए मेरी आत्मा इस मशीन में है। मुझसे नाइंसाफी देखी नहीं जाती। ये बेचारी बच्ची तेरी हर बात मानती है, तो तू इसे दबाना चाहती है। नहीं दबेगी तुझसे, मैं इसके साथ रहूंगा, और जब तूने फिर से कोशिश की तो याद रखना, दर्जी मास्टर वापस आएगा। इतना बोलकर कविता वापस बेहोश हो गई। होश आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। अगले कई दिनों तक लता बहुत डरी हुई थी। वो अपनी बहू और बेटे के साथ अच्छे से बर्ताव कर रही थी। जब भी कविता मशीन चलाती, लता डर कर छुप जाया करती थी। पर उस दिन के बाद दर्जी मास्टर का भूत वापस नहीं आया। दर्जी मास्टर का भूत वाकई में अच्छा था। उसने कविता और कुमार की जिंदगी संवार दी और अब उनका परिवार बहुत ही खुशहाल है।